दूसरा जो है वो ये है कि बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं दुनिया में तारीखी। और मैंने पहले भी बात की थी कि ये बड़ी बदकिस्मती है कि इस वक्त इस मरले पे हम ये बात वो नॉन इश्यूज़ डिस्कस कर रहे हैं। नॉन इश्यूज़ तो नहीं है, ज़ाहिर है पाकिस्तान का एक सियासी मंजर है, उसकी भी इम्पोर्टेंस है, लेकिन बाज़ मामलात ऐसे होते हैं जो बड़े तारीखी से होते हैं। और उसमें सबसे आम बात यह है कि क्या आज़ाद फ़लस्तीन फ़लस्तीनी रियासत की तरफ दुनिया जा रही है। और हर रोज़ जो गुज़र रहा है वो बज़ाहिर और दुआ भी है और यकीन भी है हमें कि इंशाअल्लाह ये फ़लस्तीनी रियासत की तरफ मामला जा रहे हैं। पिछले 24 घंटों में और अगले 24 घंटों में क्या मुमकिनात हैं। एक तो ये है कि इन्होंने रफ़ा पे जो है वो एक और स्ट्राइक की कल रात को इसराइल ने, और रफ़ा पे स्ट्राइक इन्होंने वहाँ पे मिज़ाइल दागा और उसके नतीजे में इस बहुत सारी शहादतें हो गई हैं। और ज़ाहिर है कि इतने कोई 31,000 तो सरकारी तौर पे शहादतें, लेकिन वहाँ पे वसीम अबू अंज़ा और उसकी बहन नईमा अबू अंज़ा, ये जुड़वा बहन भाई, और ये जुड़वा बहन भाई जो हैं ये जंग के दौरान ही इनकी विलादत हुई थी। जुड़वा बहन भाइयों की ये नवंबर में इनकी पैदाइश हुई थी। और ये इनके जो वालिद हैं अबू अंज़ा और वालदा रानिया, ये इनकी शादी के 11 साल के बाद इनके यहाँ बच्चों की विलादत हुई थी। 4 माह के बच्चे थे, वालदा के साथ सो रहे थे। रात को उस घर को निशाना बनाया गया, दोनों बच्चे शहीद हो गए। और वालदा जो है वो, मेरा ख्याल है कि वालदा का कहना ये है कि वो साथ गई थी बच्चों के कोई कुछ, क्योंकि उसी वक्त ये हो रहा था कि अमेरिका ने कल वो एयर ड्रॉपिंग की है रात को, यानी 38,000 उन्होंने हलाल मील्स और उसके साथ अद्वियात हैं, उनकी छोटे पैकेट्स में छोटे छोटे पैकेट्स हैं, पैकेट्स होते हैं उसमें हलाल खाना और साथ उसके अद्वियात और ज़रूरियात की चीज़ें। तो वो 38,000 पैकेट्स अमेरिकन ने C-130 प्लेन्स में, वो छोटे छोटे पैकेट्स और छोटे छोटे साथ पैराशूट्स। तो वो पैराशूट्स जो हैं वो मतलब है कि वो आते, मतलब इस तरह से है कि यानी एक डब्बा, बहुत सारे डब्बे, और फिर वो पैराशूट्स की सूरत में उतरते हैं। बहुत सारे तो समंदर में गिर जाते हैं। तो वो जो समंदर में गिर जाते हैं, ये मेडिटेरियन सी, क्योंकि गज़ा में तो सिर्फ एक ही रास्ता है एयर ड्रॉपिंग का, ये तो बाकी तो सारे रास्ते बंद किए हुए हैं इमदाद के। तो एयर ड्रॉपिंग में वो पैराशूट से फेंकते हैं ऊपर से, तो वो बहुत सारा जो खाना है वो पानी में गिर जाता है। तो कई बच्चे जो हैं वो, या कई जवान जो हैं वो उस खाने को, उन पैकेट्स को पकड़ने के लिए वो समंदर में जाते हैं। और अभी तक बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जो समंदर में डूब गई है उन पैकेट्स को जिसमें खाना है उसको, ताकि वो उनके हाथ में आ जाए। लेकिन वो कोई एक वेव्स आती हैं, क्योंकि ऊपर से ये 10,000 फीट की बुलंदी से, ये बड़ा रिस्की सा होता है कि वो बिल्कुल वहीं पर फेंकें, वो उसी तरह से हवा चल रही है तो वहीं पे आके गिरे, वो समंदर में ना गिरे। कोशिश ही होती है पायलट्स की, लेकिन ये है कि वो या जो एड वर्कर्स हैं ऊपर, लेकिन वो ज़ाहिर है कि वो मुकम्मल साहिली पट्टी पे नहीं आते, वो पानी में गिरते हैं। तो बहरहाल जब वो, इनकी वालदा भी जो है ना वो गई, वो दूसरे कमरे में थी और वो देख रही थी कि वालिद जो है वो लेकर आ जाते हैं, उसमें दूध भी है, कुछ दूध, और तो पीछे बच्चों की डेथ हो गई। और ये इनके बारे में कहा जा रहा है कि बच्चों के बारे में इनकी तदफीन हुई आज, जंग के दौरान पैदा हुए, जंग के दौरान शहीद हो गए। तो ये एक बड़ी ट्रेजेडी हुई आज। अच्छा, ये जो अमेरिका है, अमेरिकन ने जो एयर ड्रॉप की है गज़ा में 38,000 हलाल मील्स और साथ अद्वियात हैं और बाकी सारे, अमेरिका 5वां मुल्क बना है जो कि वहाँ पे इस तरह से, क्योंकि दबाव शदीद है अमेरिका पे शदीद दबाव है इस वक्त के, ये पिछले चंद महीनों में नहीं बल्कि चंद सालों में या चंद दिहाइयों में जो कुछ हुआ है उसकी ज़िम्मेदारी किस पे जाती है, अमेरिका पे जाती है।
अमेरिका जी ये ऑस्लो एकॉर्ड और उसके बाद जो कुछ होता रहा और करारदादें वीटो करना और उसके नतीजे में आखिर में जाके सीज़ फायर का लफ्ज़ अदा होना, बहुत बड़ी तादाद में इंसानी जानें बच सकती थी अगर बाइडेन इंतज़ामिया जो अब कर रही है वो आज से 5-6 महीने पहले करती, साल पहले करती। ठीक है, बहरहाल अब सूरत ये बनी कि वो तो ये जो जहाज़ हैं, ये जो तैयारे हैं C-130, इन्होंने अमान से प्रवास की, जॉर्डन से किंग अब्दुल्ला जो एयरबेस है अमान के पास, वहाँ से जॉर्डेनियन प्लेन्स के साथ अमेरिकन जो प्लेन्स हैं उन्होंने वहाँ से प्रवास की। और चूँकि इसराइल के ऊपर से प्रवास कर रहे थे तो जॉर्डेनियन जो एयरफोर्स थी उसको इसराइल ने खसूसी इजाज़त दी कि ठीक है आप अमेरिका के साथ फ्लाई कर रहे हैं ये एड के लिए तो आप हमारी फ़ज़ा से गुजर सकते हैं, लेकिन आप हमें जो सवार हैं और पायलट्स हैं और उन सबका पहले नाम भेजें। और उसके बाद इसराइल का बहुत ही ज़्यादा इस वक्त जो है ना कुछ उलट पुलट हुआ है दिमाग नेतन्याहू का। लेकिन इस दौरान जो है वो एक बड़ी एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हो रही है। और वो डेवलपमेंट जो है वो ये है कि जो अमेरिकन्स ने एक बेनी गांस को जो कि आप समझ लें कि बेनी गांस जो हैं वो नेतन्याहू के मद्दे मुकाबिल खड़े हुए थे इलेक्शंस में, मद्दे मुकाबिल खड़े हुए थे। वो इलेक्शंस जो एक दफ़ा कई दफ़ा जो आगे पीछे ऊपर नीचे होते रहे, वहाँ तो गवर्नमेंट ही नहीं बन रही थी। फिर उसके बाद ये हुआ, एक इलेक्शन टूट गया, फिर तो अक्सरियत नहीं हुई, फिर दूसरा हुआ, फिर तीसरा हुआ, चौथा हुआ। 2020 में फिर जाके ये गवर्नमेंट ऊपर नीचे होती गई। फिर एक अरेंजमेंट बना कि जी कुछ अरसे के लिए वो जो हैं नेतन्याहू वज़ीर आज़म होंगे, फिर उसके बाद बेनी गांस बन जाएंगे। तो बेनी वो भी गवर्नमेंट चली गई, फिर एक ये इंतहा पसंद गवर्नमेंट बनी। तो बेनी गांस जो हैं ये वज़ीर दिफा और ये इसराइल की फ़ौज के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी रहे बेनी गांस। अब ये बेनी गांस जो हैं ये तो जाहिर है कि उस हवाले से इनकी एक बड़ी पोजीशन रही है कि वज़ीर दिफा और इसराइली फ़ौज के सरबरा, और उसके साथ ही ये जो हैं ये नेतन्याहू के मुखालिफ भी रहे। लेकिन बाद में फिर ये हुआ कि जो वॉर कैबिनेट बनी उसमें ये वॉर कैबिनेट जो 3 अरकान पे है मुश्तमिल, एक तो उसमें वो इतमार है, ठीक है, उसका भी जिक्र करते हैं थोड़ी देर में। लेकिन ये है कि ये जो बेनी गांस हैं इनको अमेरिकन्स ने बुला लिया, नेतन्याहू को नहीं, अमेरिकन्स ने बेनी गांस को बुलाया। और बेनी गांस इस वक्त जो है वो वाशिंगटन में है। अच्छा, नेतन्याहू ने ये कहा है कि इस पर बड़ा शदीद एहतजाज किया है कि बेनी गांस को अमेरिका ने मुझसे पूछे बगैर बुलाया है। प्राइम मिनिस्टर मैं हूँ और मेरे मुखालिफ को, जो कि वॉर कैबिनेट का इस वक्त हिस्सा था, और उसको वहाँ पे बुलाया है। और उससे कैमिला हैरिस मिल रही है वाइट हाउस में आज, उनसे वाइट हाउस में कैमिला हैरिस मिल रही हैं। नेतन्याहू को एक क्लियर मैसेज है कि मतलब साइन ऑफ, ठीक है, कहते हैं ना थ्रो अंडर द बस का जो लफ्ज़ है नेतन्याहू के ऊपर मलबा डाल के, ठीक है, सारा एहदे पा दो, ठीक है, वो वाला हिसाब है। तो वो नेतन्याहू को छोड़ के उन्होंने बेनी गांस को बुला लिया है। और जैक सुलिवन भी उनसे मिल रहे हैं आज, और कई रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक कांग्रेसमैन भी बेनी गांस से मिल रहे हैं। नेतन्याहू ने बाकायदा ये बात उनके वज़ीर आज़म हाउस से आई है कि हम इस बात पे शदीद एहतजाज कर रहे हैं कि हमारे यानी इसको बेनी गांस को प्राइम मिनिस्टर की परमिशन के बगैर बुलवाया गया। वो पहुंच गए, उनको दावत आई है, वज़ीर दिफा हैं, वो पहुंच गए अपने इंडिपेंडेंट हैसियत में, और वो वहाँ पे लिगत पार्टी को भी रिप्रेजेंट करते रहे, तो वो पहुंच गए। अच्छा, अब इशू ये सारा कि ये एक बड़ी अनएक्सपेक्टेड सी डेवलपमेंट उस वक्त हुई है जब काहिरा में हमास की लीडरशिप पहुंच गई है, और हमास के खलील अल हया वहाँ पर, जो कि इस्माइल हनिया के बाद जो कि उनके नायब चेयरमैन है, वो वहाँ पे पहुँचे हैं। और उनके साथ CIA ऑफिशियल्स, ठीक है, CIA के जो सरबराह हैं विलियम बर्न्स, वो भी खत्ते में ही हैं, और वो हर थोड़ी देर के बाद
उनकी बात हो रही है वाइट हाउस में, और उनकी हर कुछ देर के बाद वो वाइट हाउस में भी बात कर रहे हैं। अच्छा, हमास के डिप्टी यानी जो नायब चेयरमैन है वो वहाँ पहुँचे हैं काहिरा में इस वक्त। इस्माइल हानिया भी कहीं इधर ही हैं, अभी कुछ दिन पहले वो अब होके गए हैं इजिप्ट से। और साथ ही कतर के जो इंटेलिजेंस के हुकाम है वो भी वहाँ पे काहिरा में पहुँच गए हैं, और अमेरिकन CIA ऑफिशियल्स भी पहुँच गए हैं। विलियम बर्न्स नहीं, गालिबन दूसरे CIA के ऑफिशियल्स हैं। और उसमें ये बात कही जा रही है कि अगले चंद घंटों में या 24 से 48 घंटों में जंग बंदी के मुआहदे पे दस्तखत हो जाएंगे। इसराइल ने सर खम तस्लीम करते हुए अमेरिकन्स के सामने आखिरकार, ये अमेरिकन्स का कहना है कि आखिरकार इसराइल मान गया। अच्छा, इसराइल मान गया है जंगबंदी पे। अच्छा, ये जो बात है कि इसराइल जंगबंदी पे मान गया है, तो यहाँ पर मैं एसोसिएटेड प्रेस को कोट कर रहा हूँ, सेकंड स्लाइड। US says कि इसराइल हैज़ एग्रीड टू द फ्रेमवर्क फॉर ऑफ गाजा सीज फायर, हमास मस्ट नाउ डिसाइड। अब जो बॉल है वो हमास के कोर्ट में है। और ये जो है, ये एसोसिएटेड प्रेस की ये जो बात है, इसको फिर जाहिर है कि दुनिया भर का मीडिया फिर इसको अपने अंदाज में इस पर तबसरा भी कर रहा है, और इस पर बात भी हो रही है, और सब कुछ हो रहा है। तो ये क्योंकि रमज़ान में मैंने कल भी बात की थी कि रमज़ान 10 या 11 मार्च से स्टार्ट हो रहा है, तो उसके मुताबिक जो है ये हर सूरत में इनका ये है कि ये, और जो यहाँ तक बात हो रही है कि जी बाइडन जो हैं उन्होंने अमीर कतर से और जो मिस्र के सदर हैं अब्दुल फतह सीसी, जनरल अब्दुल फतह सीसी, उनसे ये कहा कि मुझे हर सूरत में मुझे ये मुआहदा चाहिए। हर सूरत में, जब मुझे टेलीफोन पे बात है, मुझे मुआहदा, गेट मी अ डील। तो ये मुआहदा जो है मुझे फौरी तौर पे चाहिए। अब ये जो मुआहदा है, इसके बारे में कुछ देर पहले ये ख़बर आई कि इसराइल जो है वो अपने वफ्द को नहीं भेज रहा। वो इसराइल कह रहा है कि जी हमारे जो हैं वो मुतालबात अभी रहते हैं, वो हमें लिस्ट पूरी दी नहीं गई, और ये जो है वो लिस्ट हमें, यानी वो लिस्ट जो कि उस तरफ से भी देनी है ना, उस तरफ से लिस्ट देनी है। और ये जो मुआहदा है, इसको मैं ये बताता चलूँ कि इस मुआहदे में ये है कि ये थोड़े से इसके पॉइंट्स हैं। 40 दिन का मुआहदा है, और इसमें जो है वो हर रोज़ वहाँ से एक यरगमाली को वो छोड़ेंगे, हमास वाले एक यरगमाली को छोड़ेंगे, और उसके बदले में अभी तक जो बात हो रही है वो ये है कि 10 कैदी यहाँ से रिहा होंगे। 10, तो ये नहीं कि एकदम से वो जो है वो सारे छोड़ देंगे, 40 के 40, और इधर से, यानी 40 दिन में वो 40 छोड़ेंगे, और हर रोज़ जब वो एक रिहा किया करेंगे तो यहाँ से 10 रिहा होंगे। ठीक है, तो 40 के बदले 400 उधर, जिसमें 15 वो जो कि इंतहाई मतलब है, जिसमें जाहिर है कि मरवान बरगोती का नाम भी है। अच्छा, इसमें जो है, और इस दौरान मुकम्मल तौर पर जंगबंदी हो जाएगी। उधर से एक रिहा हुआ करेगा रोज़, उधर से 10 रिहा हुआ करेंगे, उधर से एक रिहा होगा, उधर से 10 होंगे। उधर से एक जो रिहा होगा उसमें ख़वातीन है, ख़वातीन फ़ौजी हैं, और वो लोग हैं जो ज़ख्मी हैं। अच्छा, वो अभी रिहा हो रहे हैं, 40 वो हैं सिर्फ। बाकी जो 106 अभी तक, ये अमेरिकन का और इसराइल का एस्टिमेट है कि 146 लोग अभी तक उनके पास हैं, हमास के पास हैं। तो उसमें से अगर 40 छोड़ते हैं वो, तो फिर वो 106 रह जाएंगे। और वो ये कहते हैं कि हम हर 1-10 के फार्मूले पे इस दौरान हम आगे भी सीज़ फायर कर सकते हैं, लेकिन इसी दौरान सीज़ फायर होगा, इमदाद शुरू हो जाएगी, ट्रक्स आना शुरू हो जाएंगे अंदर, और इस दौरान फिर ये निगोसिएशंस आगे बढ़ेंगी, जिसके गारंटर रशियंस और टर्किश हैं।